Good morning, everyone. Jai Guru. Today we will do Unit 7. So I will share one PPT and I will take one quiz also after that. तो बेटा ये है, as you can see, हम ये PPT करेंगे और जल्दी से वीडियो खत्म करना है। तो आप जहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको पॉज करके आप उसको पढ़ लेना। थोड़ा बहुत ही एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, टुडे वी विल लर्न ऑब्जेक्ट, ये आपका सिलेबस है यूनिट 7 का। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कंट्रोल, ट्रेडिशनल एंड साइंटिफिक टेक्निक्स, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एंड ABC एनालिसिस एंड अदर टेक्निक्स। इन्वेंट्री का मतलब क्या है? इन्वेंट्री का मतलब है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिर ये सब हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है। अगर हमारा कोई प्रोडक्शन का काम है, अगर हम कार बना रहे हैं तो टायर और जो भी इसमें कार के पार्ट्स लग रहे हैं, चेसिस, वायरिंग, हेडलाइट्स, वो सब रॉ मटेरियल है। अगर आप टायर बना रहे हो तो क्या है आपका रॉ मटेरियल? रबड़ है रॉ मटेरियल। तो इट डिपेंड्स कि आप क्या चीज प्रोडक्शन कर रहे हो। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्यों क्रूशियल है? देखो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसका जो सबसे बड़ा कॉस्ट होता है वो रॉ मटेरियल का ही होता है। और अगर आप उसको ठीक से मैनेज नहीं करोगे तो फिर आपको लॉस भी हो सकता है। और फॉर एग्जांपल कि मान लो आपको एक टायर बनाना है और उसमें 60% जो कॉस्ट होती है वो रबड़ की होती है। अगर आप पूरे साल की प्रोडक्शन का, मान लो कि 500 करोड़ की सेल है, तो 500 करोड़ का 60% जो है वो रबड़ की कॉस्ट है। अब पूरा रबड़ इकट्ठा ही ले लोगे तो आप उसको रखोगे कहाँ पर? उसमें कुछ डैमेज हो गया, इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। तो 300 करोड़ का जो रॉ मटेरियल है उसको स्टोर करने की कॉस्ट, उसके इंश्योरेंस की कॉस्ट, है ना, वो सब लगभग 20% के आसपास होगी। तो 60 करोड़ रुपए आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है अगर आप वो इकट्ठे ले लेते हो। तो एक टाइम पे कितना आपको रॉ मटेरियल ऑर्डर करना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट ठीक से पढ़ेंगे और ये लर्न करेंगे आज हम। तो पहले तो क्यों जरूरी है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट? ताकि आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लो आप कार बना रहे हो, आपके पास कोई पार्ट नहीं है, तो वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन उसका बंद हो जाएगा। क्यों? उसमें तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, तो सारे के सारे पार्ट्स होने जरूरी है। अब जैसे कार बना रहे हैं तो उसका एक बिल ऑफ मटेरियल होता है, इसमें कि सारे के सारे पार्ट्स मेंशन्ड होते हैं, एक नट बोल्ट भी मेंशन्ड होता है। अगर एक नट बोल्ट भी नहीं है तो फिर वो कार कंप्लीट नहीं होगी ना। फिर हम उसको, अगला ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेंट्री की कॉस्ट को कैसे कम करें और ज्यादा ओवर स्टॉकिंग ना करें, अंडर स्टॉकिंग ना करें। ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आप इन्वेंट्री ठीक से मैनेज करोगे तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होगी, ऑब्सोलेंस कम होगा, वेस्टेज कम होगी। अब इन्वेंट्री के तीन मोटिव होते हैं। एक होता है ट्रांजैक्शन मोटिव। तो आप इन्वेंट्री क्यों खरीदते हो? अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन के लिए अगर आप ले रहे हो, ताकि प्रोडक्शन आपकी चलती रहे, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव क्या होता है कि मान लो सीजनल आपको लग रहा है कि सेल बढ़ने वाली है, तो आपको एक्स्ट्रा इन्वेंट्री लेने की जरूरत पड़ती है, तो दैट इज कॉल्ड प्रिकॉशनरी मोटिव। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि एक शॉप है। अब जैसे कि विंटर्स में क्रिसमस के टाइम पे ज्यादा सेल होती है या फिर दिवाली के टाइम पे ज्यादा सेल होती है, तो वो अपना स्टॉक ज्यादा रखते हैं उस टाइम पर। एक होता है स्पेकुलेटिव मोटिव। आपको लगता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है इन्वेंट्री का, तो आप उसके लिए पहले ही अपने स्टोर करके रख लेते हो, ताकि आप वो हो गया स्पेकुलेटिव मोटिव। तो तीन मोटिव हो गए। अब इन्वेंट्री कॉस्ट में पहली कॉस्ट होती है
ऑर्डरिंग कॉस्ट। जब भी आप कोई इन्वेंट्री ऑर्डर करते हो तो उसका कुछ ना कुछ खर्चा होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, वो कोटेशन इनवाइट करता है। अ, और उसको फिर वो मीटिंग्स करके फाइनल करते हैं कि किसको हमने ऑर्डर देना है, फिर परचेज ऑर्डर बनता है। तो ये जो इसकी भी कॉस्ट होती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट यानी कि होल्डिंग कॉस्ट, आपने इन्वेंट्री ले ली तो उसका वेयर हाउसिंग की कॉस्ट, इंश्योरेंस की कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, ऑब्सोलेंस जो भी है, तो ये सब जो कॉस्ट है ये सब कैरिंग कॉस्ट है। ये लगभग 20-25% होता है इन्वेंट्री। स्टॉक आउट कॉस्ट, अब अगर आपने मान लो कि इन्वेंट्री सफिशिएंट नहीं है आपके पास, तो स्टॉक आउट हो जाता है आपके पास, आपका प्रोडक्शन बंद हो जाती है या फिर सेल्स कम हो जाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मटेरियल। सेटअप कॉस्ट, तो सेटअप कॉस्ट क्या होते हैं कि एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद सेटिंग अप प्रोडक्शन। ऑब्सोलेंस कॉस्ट, आपने इन्वेंट्री ले ली लेकिन वो ऑब्सोलीट हो गया। मान लो कि आप कंप्यूटर का आपका सेल परचेज का काम है, आपने बहुत सारे लैपटॉप ले लिए, तो अब नया मॉडल आ गया तो पुराना वाले मॉडल की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, तो वो ऑब्सोलीट हो जाता है। अभी एक आईफोन के ऊपर ही था कि आईफोन का एक जो नया मॉडल आ गया तो पुराना मॉडल बहुत सस्ता बिक रहा था चाइना में, 1000 रुपए में उसका होलसेल का रेट था। जबकि यहाँ पे इंडिया में तो वो 25,000 का, 20,000 का अभी भी बिक रहा है। लेकिन ऑब्सलीट हो जाता है बहुत जल्दी, कोई नया मॉडल आता है तो पुराना मॉडल बहुत जल्दी ऑब्सलीट हो, जबकि वो खराब नहीं हुआ है, ऑब्सलीट हो गया। तो अब इसके अंदर इसमें हमें क्या करना होता है कि मिनिमम स्टॉक लेवल डिसाइड करना होता है कि कितना हमारा पास इन्वेंट्री का लेवल होना चाहिए। एक शिफ्ट, इसको मैं डायग्राम बना के आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या कैसे करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। अब साइंटिफिक टेक्निक्स क्या होती हैं, वो तो हो गई तीन ट्रेडिशनल टेक्निक, पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम, मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल, बफर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक। ये मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। साइंटिफिक इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक में पहले है जस्ट इन टाइम। आप मटेरियल को पहले से ऑर्डर ही मत करके रखो, जब जरूरत है तभी ऑर्डर। लेकिन वो इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, जापान में तो चलता है बहुत, कि जब जरूरत होती है, क्योंकि देखो कोई मटेरियल आप ले रहे हो तो उसकी क्वालिटी टेस्टिंग भी तो होनी जरूरी है ना। अगर खराब क्वालिटी का आ गया तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, वापस भेज दोगे। अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तभी तो उसको आप उसमें लगोगे, अपने प्रोडक्ट में लगाओगे। लेकिन जापान में तो चल जाता है, वहां पर तो जो बंदा भेज रहा है वो क्वालिटी टेस्टिंग करके ही भेजता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने इंडिया में इम्प्लीमेंट कर लिया और कोई रॉ मटेरियल खराब है, तो आप जैसे कार बना रहे हो, उसका नट बोल्ट इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, आपने लगा दिया, कार का एक्सीडेंट हो सकता है। तो क्वालिटी टेस्टिंग करनी बहुत जरूरी है कि क्या पार्ट आप लगा रहे हो। तो जस्ट इन टाइम है तो अच्छा, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा इसमें। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, तो जैसे देखो इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता है, ऐसे ही मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग होता था पहले, अभी भी है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले पूरा रॉ मटेरियल पहले हम डिसाइड करेंगे कि भाई कितना हमारा प्रोडक्शन होगा, कितनी सेल होगी, कितना प्रोडक्शन होगा, उसमें कितना रॉ मटेरियल लगेगा। तो उसके बाद फिर हम मान लो कि कार ही बना रहे हो, उसमें 1,000 तरह का रॉ मटेरियल लग रहा है, तो कितना स्टॉक आपके पास उसका पहले से है, कितना ऑर्डर करना है, कब ऑर्डर करना है। तो ये सारी प्लानिंग जो होती है बहुत अच्छे ढंग से करनी पड़ती है। नहीं तो अगर स्टॉक आउट हो गया तो फिर प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, और आपने ज़्यादा मटेरियल ले लिया तो आपको लॉस होने लगेगा। तो इसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। वेंडर मैनेज इन्वेंट्री, तो ये बायर के लोकेशन पे ही हम अ, ये इसको सप्लायर मॉनिटर्स एंड मैनेजेस द स्टॉक लेवल एट द बायर्स लोकेशन। और एक होता है सिस्टम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हर ट्रांजैक्शन के बाद जो है अपडेट करते हैं स्टॉक के लेवल को। एक होता है कैनबान सिस्टम। तो ये सारी टेक्निक्स जो हैं साइंटिफिक इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स हैं। आपको इतना ज़्यादा नहीं करना, जस्ट इन टाइम वगैरह एमआरपी पढ़ लो।
यही सब ज्यादा आएगा, बाकी तो एक्स्ट्रा ही है, इतना रांची यूनिवर्सिटी में नहीं आएगा। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इसमें तीन तरह की कॉस्ट अभी जो हमने डिस्कस करी थी कुछ देर पहले। एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक होता है कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो इसका ये फार्मूला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो अब हम इसको क्यों निकालते हैं ईओक्यू को, कि एक टाइम पे हमें कितनी यूनिट ऑर्डर करें जिससे कि हमारी कॉस्ट जो मिनिमम है। ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ, ये फार्मूला ड्राइव हुआ, मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन करके हमने इसको फार्मूले को ड्राइव किया। बड़ा सिंपल होता है। टोटल कॉस्ट हमने ली, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला इक्वल टू जीरो, तो ये फार्मूला निकल के आता है। जब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो होता है तो वो मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम का केस होता है। तो ये हमें कॉस्ट को मिनिमम करना है, टोटल कॉस्ट को, मिनिमाइजेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, तो ये फार्मूला निकल के आएगा। लेकिन इसको अप्लाई करना बड़ा आसान है। मैथमेटिक्स तो कई बच्चों को नहीं भी आता होगा, लेकिन इसको अप्लाई करना बड़ा आसान है। ये देखते हैं हम एक क्वेश्चन। ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या होता है? ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट, रिक्विजिशनिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रिसीविंग कॉस्ट, क्लरिकल एंड अदर स्टाफ कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में हो गया वेयर हाउसिंग की कॉस्ट, हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग, स्टाफ की कॉस्ट, इंश्योरेंस की कॉस्ट, ऑब्सोलेंस की कॉस्ट, ये सब हो गया कैरिंग। अब ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि मैन्युफैक्चरर हैज एनुअल डिमांड ऑफ 10,000 यूनिट्स, ordering cost per order is 500 and carrying cost per unit is 2 per unit। इसको सॉल्व करना है तो ये फार्मूला है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ए हमें दे रखा है 10,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखा है 500, सी दे रखा है 200। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 50 लैक्स। अंडर रूट 50 लैक्स से वैल्यू आ रही है 2236 यूनिट्स। तो हमें मतलब ऑल दो हमारी एनुअल कंजम्पशन 10,000 यूनिट है, लेकिन हम सारी की सारी एक बार में नहीं करेंगे। हम एक बार में कितना करेंगे? 2236 यूनिट ही ऑर्डर करेंगे, जिससे हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम आएगी। टोटल कॉस्ट मिनिमम कब आती है? जब ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट इक्वल होती है। तो वो बाद में देखेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है, और ये बड़ा ही लड्डू क्वेश्चन होता है। सिंपल आपके मार्क्स आ जाएंगे, 15 नंबर का क्वेश्चन आया तो। या पार्ट क्वेश्चन भी हो सकता है 15 में, ये पूछ लेंगे कि ईओक्यू क्या होता है ये बताओ और इलस्ट्रेट करो। तो इलस्ट्रेट में क्या करना है आपको? क्वेश्चन भी खुद सोचना है, आंसर भी खुद लिखना है। या फिर आपको थ्योरी में पूछ लेंगे ईओक्यू क्या होता है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देंगे साथ में कि ये वाला भी करो, 5 नंबर और 10 नंबर का। अभी जो हमने करा था रीऑर्डर पॉइंट अंडर, हमने देख लिया कि कितनी यूनिट्स एक बार में ऑर्डर करनी है, लेकिन कब ऑर्डर करनी है। मान लो कि इस क्वेश्चन में है कि 500 यूनिट ईओक्यू है, 500 यूनिट्स। तो इसमें हम देखेंगे एवरेज इन्वेंट्री कितनी है। देखो जब आप ऑर्डर करते हो यूनिट्स 500 हैं, और जब वो खत्म हो जाती है तो 0 यूनिट हो जाती है। तो एवरेज कितना होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 250। इसमें हम लीड टाइम देखते हैं कि अगर हमने ऑर्डर किया तो वो टाइम कितना लगेगा आपके पास आने में, क्योंकि सप्लायर भी 2-3 दिन का तो टाइम लेगा ना। तो जिसमें लीड टाइम कितना है? अब ये ईओक्यू जो है इस क्वेश्चन में 10 दिन की दे रखी है। देखो यहाँ नीचे एक्स एक्सिस में 10 दिन दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और लीड टाइम दिया हुआ है 3 दिन का। तो आपके पास जब आप ऑर्डर कर रहे हो तो 3 दिन का स्टॉक आपके पास होना चाहिए। 10 दिन का स्टॉक है 500, तो एक दिन का स्टॉक कितना हो गया? 50 यूनिट्स। 3 दिन का स्टॉक कितना हो गया? 150 यूनिट्स। तो जब आपके पास 150 यूनिट्स हो जाए तो आप ऑर्डर कर दीजिए, प्लेस कर दीजिए, क्योंकि 3 दिन आने में लगेंगे। अब कई बार ये ऐसा भी होता है कि कोई मिसहैप हो जाए, चौथा दिन भी लग गया, तो वो रीऑर्डर पॉइंट अंडर अनसर्टेनिटी, तो उसमें आप क्या करो? सेफ्टी स्टॉक भी ले लो। इसमें जैसे कि सेम ही क्वेश्चन है, 500 यूनिट्स 10 दिन के लिए, इसमें आपने 75 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक ले लिया, यानी कि 75 यूनिट्स प्लस 150।
जब आपके पास 225 यूनिट्स आए हो जाएं तो आप ऑर्डर कर दीजिए, तो आपके पास एक 75 का बफर स्टॉक भी हो गया। तो सिंपल सा इसका फार्मूला होता है लीड टाइम इनटू एवरेज यूसेज प्लस सेफ्टी स्टॉक। और पिछले वाले क्वेश्चन में जो कि अनसर्टेनिटी वाला था उसमें सेफ्टी स्टॉक को ऐड मत करिए, बस सिंपल है लीड टाइम इनटू एवरेज यूसेज। तो ये ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, है ना। और साइंटिफिक वाला वो जो हमने EOQ करा था और भी जो नई टेक्निक्स करी थी MRP वो सब। अब इसमें आपको एक अलग से दे रखा है ABC टेक्निक, ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस क्या होता है? अब मान लो कि किसी आप ज्वेलरी शॉप में जाते हो तो वो जो ज्वेलर होता है उसके पास मान लो 3 तरह की ज्वेलरी है, एक है डायमंड ज्वेलरी, एक है गोल्ड ज्वेलरी, एक है सिल्वर ज्वेलरी। तो जो डायमंड ज्वेलरी है उसकी स्टॉक वैल्यू, स्टॉक तो कम होंगे, नंबर ऑफ पीसेस तो कम होंगे, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। और जो गोल्ड वाली ज्वेलरी है उसमें स्टॉक भी ठीक ठाक होगा और वैल्यू भी ठीक ठाक होगी। लेकिन जो सिल्वर ज्वेलरी है उसमें स्टॉक तो बहुत ज्यादा होगा लेकिन उसकी वैल्यू कम होगी। तो उसमें कैटेगरी में डिवाइड कर देते, डायमंड ज्वेलरी को A कैटेगरी कर दिया, गोल्ड ज्वेलरी को B कैटेगरी कर दिया, और सिल्वर ज्वेलरी को C कैटेगरी कर दिया। तो इसको आप डायग्रामेटिकली ऐसे दिखा सकते हो, क्योंकि ये आपको अलग से दिया हुआ है सिलेबस में, इसका चांस है आने का। तो इसमें देखो ये इस रंग से है, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कॉस्ट और परसेंटेज ऑफ यूनिट। तो 10 से 20% के बीच में आपकी यूनिट्स है और कॉस्ट इसकी 60 से 70% के बीच में है लगभग। ये हो गया ए, आइटम ए। और नेक्स्ट 30-40% के लिए 30% यूनिट्स और उसका वैल्यू जो है वो लगभग 20% के आसपास है, ये हो गया आइटम बी। आइटम सी में यूनिट्स तो 50% से भी ज्यादा है लेकिन वैल्यू जो है 10% से भी कम। वो सिल्वर ज्वेलरी को देख लो। तो आप इस ढंग से ये कर्व बना के दिखा सकते हो। और क्या टेक्निक होती है ABC के अलावा? एक ही एनालिसिस होता है वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। हम वो इस वाइटल इसमें डिवाइड कर देते हैं यूनिट्स को, या फिर फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग, या फिर हाई मीडियम लो कॉस्ट, कॉस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, या स्केर्स, डिफिकल्ट एंड इजी। तो ये सारी टेक्निक है ABC की तरह ही है ये। तो ये आपका हो गया इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो आपके सिलेबस में दे रखा है। अब हम चलते हैं क्विज क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन देखो क्या होगा बेटा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कैरिंग कॉस्ट, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसको मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। इंश्योरेंस। Select the inventory control system that measures the significance of each item of inventories in terms of its values. ABC analysis. Select the inventory control system that eliminates the necessity of carrying large inventories. Just-in-time system. Select that motive of holding inventory which emphasizes the need to maintain inventories to facilitate smooth production and sales operations. तो इसका कौन सा मोटिव है? ट्रांजैक्शन मोटिव। ठीक है, थिंक अबाउट द आंसर। द राइट आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, EOQ स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ formula is square root of 2AO divided by C. In ABC analysis, which category represent high value of items? A category. Which inventory management technique follows just-in-time approach? What is the purpose of safety stock? What does VMI stand for? Inventory management, vendor managed inventory. The turnover ratio analysis helps in evaluating how frequently inventory is sold and replaced. Which of the following is an example of traditional inventory control system? Periodic review system. Economic order quantity aims to minimize total inventory cost. True or false?
Stock out cost refers to expenses incurred while an organization holds excessive inventory. In the perpetual inventory system, stock levels are updated in real time. ABC analysis classifies inventory based on lead time for procurement. Holding cost includes expenses such as warehousing, depreciation, and insurance. The three main types of inventory costs are, ये सोचना पड़ेगा इसमें, ordering cost, holding cost, and stock out cost. EOQ, represents annual demand. The formula for EOQ is square root of just in time aims to reduce carrying cost by ordering only when needed. The ABC analysis categorizes inventory based on value and consumption patterns. Thank you. So, whatever doubts you have, you can ask me. You can come to college and meet me also. You can ask your doubts on WhatsApp. Thank you.